हेलो। हेलो जी। जय श्री कृष्णा। गए जाने कहाँ गए, वो दिन 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 कहते थे तेरी याद में नजरों को हम। चलो, जय श्री कृष्णा जी। शानवी हेलो सर, जय श्री कृष्णा। दर्शन जी जय श्री कृष्णा। जानवी गुड आफ्टरनून। आयुष भाई, अभिलाष भाई, विशाल भाई, कुल कविता के हर हर महादेव, सी के सॉरी, एंड इश्का गुड इवनिंग। महक जी जय श्री कृष्णा। चलो, अरे 4:15 हो चुके हैं। आज हमारा अदर लॉ का एक अलग पोर्शन है। अदर लॉज का एक पोर्शन है छोटा सा, और छोटा सा तो नहीं। एक मिनट, एक मिनट। छोटा सा तो नहीं बोल सकते साला, बहुत एक अजीब सा कुछ चैप्टर है ये। लेकिन अब थोड़ा टेढ़ा है, पर मेरा है। अच्छा देखो, देखो देखो देखो, थोड़ा सा टाइम पास करते हैं। जब तक 4:20 होते तब तक टाइम पास करते हैं। अदर लॉ, 30 मार्क्स, 3 चैप्टर्स। पैमा, जीसीए और इंटरप्रिटेशन। फैमा हमने अच्छे से कर लिया। जीसीए कोशिश करेंगे कि जीसीए भी हमारा अच्छे से हो जाए। तो ये जब हो जाएगा तब हम तय करेंगे कि चलो हाँ, अब ये भी अच्छे से हो गया। और उसके बाद फिर इंटरप्रिटेशन, यानी कि अगर ये 2 चैप्टर अपन बहुत ज्यादा अच्छे से कर लेना, तो ऑप्शन में अपन को, अगर मान लो इंटरप्रिटेशन का थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आता है, तो अपन ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। मतलब अपन को छोड़ना कुछ नहीं है, और अपन को इंटरप्रिटेशन भी ऐसे ही करना है कि जैसे अपन ने फेमा किया। अपन को जीसीए भी ऐसे ही करना है जैसे कि अपन ने फेमा किया। तो आई एम सुशील। ओके ओके सुशील जी, हेलो कर दो जी सुशील जी। थैंक यू जी, जय श्री कृष्ण। तो हमें ये 3 चैप्टर्स हैं, हम 4:20 तक टाइम पास करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो ये 3 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर 30 मार्क्स के हैं, जिसमें से फेमा हमने कर लिया, तो उम्मीद है कि 10 से 12 नंबर का फेमा होगा। कहने को 30 मार्क्स हैं, लेकिन 36 मार्क्स पकड़ के चलो, अब 36 to 40। भाई ऑप्शन में भी क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन, और एक दो क्वेश्चन भी आ गए ऑप्शन में, तो अपन को 35 प्लस हो जाता है। तो 35 की बात करें, 10 12 12 12 नंबर का भी तीनों चैप्टर पकड़ो तो 36 होता है। तो अभी अपन कोई 2 चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार कर ले, ताकि ऑप्शन में अगर अपन को छोड़ने को आए, तो कोई एक चैप्टर अगर हल्का बहुत हल्का फुल्का भाई, लेकिन 2 चैप्टर एकदम पूरे अच्छे से होने चाहिए। जैसे फेमा एक पूरे अच्छे से हुआ, ऐसे अगर जीसीए भी पूरे अच्छे से कर लिया ना, तो कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि इंटरप्रिटेशन से बच्चे लोग डरते हैं। डरते जीसीए से भी है, क्योंकि ये इतना इजी है, इतना इजी है कि डर लगता है कि इतना इजी क्यों है। तो अब उसका कोई इलाज नहीं है। इसका कोई इलाज बीमारी है डर। डर का, हाँ, डर का एक इलाज है, मेहनत करो डर भगाओ। हमें फेमा में डर था, हमने मेहनत किया, डर भगाया। एक दो दिन हमने बेइज्जतियां कराई, लेकिन हम डरे नहीं, हम निडर रहे, हम खड़े रहे, और हमने भगाया। फिर फॉरेन कंपनी, नया चैप्टर नया चैप्टर, हम खड़े रहे, हम निडर रहे, हमने डर भगाया। और वो भी फॉरेन कंपनी भी बहुत अच्छे से हुआ, ऐसा हल्का पतला नहीं हुआ कुछ। और अब आता है आपका जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। तो इसको और निपटा देते हैं यार,
इस चैप्टर को अपन और निपटा देते हैं। तो आपका अंगूठा चाहिए या फिर स्टार्ट क्या लिखना चाहेंगे आप देख लो, मैं भी चालू कर लेता हूँ। आप जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे। आज ज्यादा देर नहीं बैठेंगे यार। जोमेटो की ऐड आई, दो ऐड आई। एलएलबी कैसा है? एलएलबी तो आप कर चुके हो ना उधर यार। एलएलबी तो आप जब वो थे फाउंडेशन में थे तभी कर चुके हो। एलएलबी तो फाउंडेशन के टाइम पे नहीं किया क्या आपने? एलएलबी वैसा ही है। चलो, अरे जो बंदा आ गया है सेशन पे और लाइक नहीं करके आया, चलो जरा लाइक करके आओ बे। अब सीख गया हूं मैं लाइक बोलना, है ना। जनरल क्लॉसेस एक्ट, चलो शुरू करते हैं। एक सेकंड पानी की बोतल ले लूं मैं। क्या मिल गया? चलो, अच्छा अंगूठा मिल गया। ये चैप्टर कितने दिन में खत्म हो जाएगा सर? आई एम न्यू हियर। जितने दिन में आप बोलोगे खत्म कर देंगे। फाउंडेशन वाला कट कॉपी पेस्ट है तो इजी होगा। कट कॉपी पेस्ट तो नहीं है, उससे थोड़ा सा तो यार आप प्रैक्टिकली सोचो ना। वही चैप्टर अगर आपको, अभी आपने फाउंडेशन में कंपनी लॉ भी था और इस साल भी कंपनी लॉ है, तो कितना फर्क है? बस उतना ही फर्क है, बस ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे कंपनी लॉ में फर्क था वैसे ही एलएलपी में फर्क है, छोटा सा है, सेम। अरे बहुत आसान है। चलो, जनरल क्लॉजेस एक्ट। जनरल क्लॉजेस एक्ट क्या कहता है जी? सुनो अब बात ध्यान से। जनरल क्लॉजेस एक्ट कहता है कि, नाम से पता चल रहा है, जनरल और क्लॉजेस दो टुकड़ों में मिलकर बनाए। एक वर्ड है जनरल, एक है क्लॉजेस। ये चैप्टर बनने के भी, ये एक्ट बनने के पीछे का ऑब्जेक्ट समझ लेंगे ना अपन, तो अपन को लगेगा कि ये चैप्टर तो एक्चुअली है ही नहीं कुछ। अब मैं ऐसा मान के चलूं कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कुछ और बात नहीं करेंगे, थोड़ी देर यही बात करेंगे, सिर्फ 1 घंटा बात करेंगे अपन, सिर्फ 1 घंटा। तो स्टार्ट करें। अंगूठा दे दो अभिलाष जी। अब मैं चाहूंगा कि आप में से सिर्फ आप लोग सुने। यस सर, ओके चलिए। जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, 1897, यानी कि 1947 के पहले का एक्ट है। इसका मतलब क्या है? 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, यानी कि एक्ट किसने बनाया है? ये एक्ट अंग्रेजों ने बनाया है। बहुत सारे एक्ट अंग्रेजों ने बनाए हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, नाम 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 लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, नाम में क्या जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये कब बना? ये तो इस एक्ट से भी पुराना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये तो इससे भी पुराना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये तो इससे भी पुराना है। यानी कि जनरल क्लॉज एक्ट बाद में आया, 1880, नेगोशिएबल और कॉन्ट्रैक्ट पहले आ गए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ध्यान से सुनना। ये एक्ट एक्चुअली बना था 1868 में। ये एक्ट कब बना था? 1868 में। अंग्रेजों ने 1868 में यह एक्ट बनाया। उसके बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए, जैसे कंपनीज एक्ट 1956 आया था ना, और उसके बाद 2013 आया। ऐसे ही अंग्रेजों ने 1868 में अमेंडमेंट किए, और उसके बाद 10 साल बाद, लगभग 10 15 20 साल हो गए, 1887 फिर इसकी सेकंड सीरीज आई, यानी कि अब जीसीए एक्ट 1887 हो गया।
जीसीए एक्ट 1887, इसका मतलब ये एक्ट कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएबल से पुराना है, ये बताना चाहता था मैं आपसे। फिर 1887 आ गया, 1887 में फिर इन्होंने कुछ अमेंडमेंट किए और अब 1897 आया, और 1897 के बाद अंग्रेज तो चले गए लेकिन ये एक्ट छोड़ गए, अंग्रेज चले गए लेकिन ये एक्ट छोड़ गए। इस एक्ट को अपने देश में, भारत के पार्लियामेंट ने ज्यादा दिमाग लगाना बंद कर दिया। उन्होंने बोला साला कचरा है पर रहने दो, क्या पता किसी न किसी काम आ जाए, अंग्रेज बना के गए तो कुछ तो दिमाग वो लोग लगाए होंगे। तो ऐसे करके उन्होंने 1897 को एज इट इज रहने दिया। ये एक्ट हम पर एप्लीकेबल है। ये एक्ट है क्या? ये कहता है कि भाई साहब इस एक्ट के अंदर है क्या? इस एक्ट के अंदर डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? डेफिनेशंस की डेफिनेशन है, वर्ड्स की डेफिनेशन है। कौन से वर्ड? जो जनरल उसमें यूज होते हैं, जनरल पार्लेंस में यूज होते हैं। कौन से एक्ट में यूज होते हैं? किसी भी एक्ट में यूज होते हैं। ये लॉ क्या कहता है कि किसी भी एक्ट में कोई ऐसा वर्ड है जो जनरली यूज किया जाता है और उस जनरली यूज किए गए वर्ड की डेफिनेशन कहीं नहीं होती। तो जिसकी डेफिनेशन कहीं नहीं होती उसकी डेफिनेशन यहां ले लो। एक बार फिर से सुनो, एक बार फिर से देखो। अभी हम कहानी डिस्कस कर रहे हैं। कहानी अगर एक बार समझ में आ गई ना आपको, ये एक्ट अब भी 15 मिनट में ये एक्ट खत्म हो जाएगा। विद इन 15 डेज बैकलॉग खत्म करके आज ही अटेंड किया। बहुत बढ़िया किरण। तो मैं वापस आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको कि 15 से 20 मिनट एकदम ध्यान से सुन लें, चैट बॉक्स के अंदर ना आए थोड़ी देर के लिए। 15-20 मिनट ध्यान से सुन लें, 20 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। और देखा जाए तो चैप्टर कल और चलेगा, और हुआ तो परसों का आधा दिन और चलेगा, यानी कि 2 दिन ये चैप्टर चलेगा। लेकिन खत्म कब हो जाएगा? 15 मिनट में हो जाएगा। ध्यान से सुन लो कहानी। जैसे कंपनीज एक्ट 1956 बना, कंपनीज एक्ट 1956। देखो हम उदाहरण सिर्फ वो लेंगे जिन एक्ट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कंपनीज एक्ट 1956 बना तो उसके अंदर तमाम तरह की डेफिनेशंस दी गई। जैसे कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है वो बताया, और बताने की जरूरत थी। एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है बताया, बताने की जरूरत थी। स्मॉल कंपनी क्या होता है बताया, बताने की जरूरत थी। कंपनी क्या होता है, यानी कि हर एक स्पेसिफिक चीज की वहां पर डेफिनेशन दी गई, हर स्पेसिफिक चीज की डेफिनेशन दी गई। लेकिन बहुत सारे जनरल वर्ड भी वहां यूज किए गए। जनरल वर्ड्स की डेफिनेशन वहां पे उन्होंने नहीं दी। उसके पीछे कारण क्या था? उन्होंने फॉलो किया 1897 को। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर डेफिनेशंस दी जानी चाहिए वो दी, लेकिन जनरल डेफिनेशंस उसने भी नहीं दी। इस तरह से तमाम एक्ट्स आए कि कुछ ऐसे जनरल वर्ड्स हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि जैसे अपन ने कंपनी लॉ का एग्जांपल ले रहे हैं, और कंपनी लॉ में अलॉटमेंट को डिफाइन किया है, प्रोस्पेक्टस को डिफाइन किया है, एब्रिश प्रोस्पेक्टस को डिफाइन किया है, ब्लैंक एंडोर्समेंट को, मतलब ऐसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एंडोर्समेंट्स को डिफाइन किया है। यानी कि कुछ ऐसी बातें जो स्पेसिफिक उसी लॉ से संबंधित है उन्हें तो डिफाइन किया है, लेकिन कुछ जनरल वर्ड्स है। जनरल वर्ड्स मतलब अपन बोलते हैं ना कि भाई रजिस्ट्रार के पास आपको हर 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज, हर रिजोल्यूशन को यू हैव टू फाइल एवरी रिजोल्यूशन विद इन 30 डेज टू आरओसी, विद इन 30 डेज। तो यहां डे का मतलब क्या? जनरल वर्ड है, दिन मतलब दिन। तो क्या डे का मीनिंग डिफाइन किया वहां पर? नहीं किया। विद इन 3 मंथ्स अपन पढ़ते हैं ना कि भाई एनुअल जनरल मीटिंग, जो सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग है उसको विद इन 6 मंथ्स आपको करनी है। अगर नहीं कर पाए तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी 3 महीने का, विद इन फॉर 3 मंथ्स एक्सटेंशन पावर्स हैं। तो ये मंथ का मतलब क्या? मंथ मतलब मंथ। क्या कंपनी लॉ में मंथ को डिफाइन किया है? नहीं किया। क्यों? क्योंकि जनरल वर्ड है। तो ये जनरल वर्ड किसी एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किए जाते। उसके पीछे कारण क्या है कि उन जनरल वर्ड्स के लिए यह एक्ट बना हुआ है 1897। तो इस एक्ट में सभी एक्ट के जो जनरल वर्ड्स है, जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी डेफिनेशन इस एक्ट के अंदर देके रखी है।
जैसे अपन बोलते हैं ना गुड फेथ में अगर आपने काम किया तो गुड फेथ म्हणजे काय? गुड फेथ मीन्स व्हाट? गुड फेथ मतलब विच इज बोनाफाइड। अरे बोनाफाइड क्या? तो यहां पे बताया हर एक्ट में बोनाफाइड और मालाफाइड वर्ड यूज होता है। तो बोनाफाइड क्या? विच इज नॉट मालाफाइड। मालाफाइड क्या? विच इज नॉट बोनाफाइड। अरे बोनाफाइड क्या? अरे यार हमारे एक्ट में डेफिनेशन नहीं है इसकी, तो कहां मिलेगी? कहीं तो लिखा होगा। अरे यहीं तो लिखा है 1897 जनरल क्लॉजेस एक्ट। तो तमाम तरह के एक्ट्स हैं, तमाम एक्ट्स के अंदर कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो स्पेसिफिक वहां पर उसका अर्थ निकलता है, तो उनकी डेफिनेशन उन्होंने दी है। लेकिन कुछ ऐसे जनरल वर्ड्स हैं जिसका कॉमन अर्थ निकलता है। तो बहुत सारे एक्ट ऐसे बड़े बड़े, अभी प्रैक्टिकली सोचो, अगर डे का डेफिनेशन, मंथ का डेफिनेशन, ईयर का डेफिनेशन, ऐसे छोटे छोटे बोनाफाइड का डेफिनेशन, फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन, कैलेंडर ईयर, अगर इन सब चीजों के डेफिनेशन ये देने लगे हर एक्ट में वापस, तो हर एक्ट इतना इतना मोटा और हो जाएगा। तो लॉ ने क्या बोला कि उन सब में लिखने की जरूरत नहीं है, यहां लिख दो। ऐसा मान लिया जाएगा कि यहां जो अर्थ है वही अर्थ को लिया जाएगा जब किसी तरह का कोई केस फाइल होता है, जब कोई सूट फाइल होता है, जब किसी तरह का कोई प्रोसिक्यूशन चलता है। तो इस जनरल वर्ड्स का अर्थ कहां से लिया जाएगा? जनरल क्लॉजेस एक्ट से लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है? ये सिलेबस में, ये फाउंडेशन में होना चाहिए, ये उस तरह का चैप्टर है, बट आपको है तो अच्छी बात है। क्लियर 21 डेज नोटिस। देखो क्लियर 21 डेज नोटिस, किसी ने एग्जांपल दिया तो वहां पर क्लियर को समझाया है, डेज को नहीं समझाया। डे मतलब डे। क्लियर को क्या समझाया कि जिस दिन मीटिंग होगी उसको शामिल नहीं करना है, जिस दिन नोटिस डिस्पैच किया जाएगा उसको शामिल नहीं करना है। बीच में 21 डेज होना चाहिए। अब फिर वही बात, डेज क्या, मंथ क्या, ईयर क्या, कंपनी लॉ में डिफाइन नहीं किया, अलग से एक लॉ में डिफाइन किया। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारे जनरल वर्ड्स हैं, वहां डिफाइन नहीं किए, सब यहां पर डेफिनेशन दिए। तो ऐसे कॉमन वर्ड जो हर जगह यूज होते हैं, तो ये अंग्रेजों ने सोचा कि उसके लिए अलग से एक डिक्शनरी जैसा कुछ बना लेते हैं। तो एक तरह की डिक्शनरी है ये, लॉज ऑफ लॉ, जैसे देवों के देव महादेव, ऐसे ही कानूनों का कानून है ये, महा डिक्शनरी कानून है ये। क्या है? एक तरह का डिक्शनरी है कि किसी भी एक्ट को पता करना होगा ना कि यार इसका अर्थ क्या है, तो जनरल क्लॉजेस एक्ट में आकर देख लेगा और वही अर्थ लगाया जाएगा जो यहां पर लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? ये कहानी समझ में आ रही है तो अंगूठा दो, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जनरल क्लॉज एक्ट, तो अब ये जनरल क्लॉज एक्ट को इस्तेमाल कब करेंगे? तो सबसे पहले क्या चीज देखी जाएगी? सबसे पहले क्या चीज देखी जाएगी कि क्या किसी पर्टिकुलर एक्ट में उसका कोई अर्थ दे रखा है। मान लो किसी शब्द को लेकर डिस्प्यूट हुआ, या किसी शब्द का अपन को इंटरप्रिटेशन निकालना है, डेफिनेशन समझनी है, तो सबसे पहले ये देखेंगे क्या उस एक्ट के अंदर उसकी डेफिनेशन दे रखी है। अगर जवाब है हां तो जीसीए नहीं लगेगा, अगर जवाब है ना तो जीसीए लग जाएगा। इतनी सी तो बात है। अरे भाई किसी एक्ट के अंदर ऐसा है कि कोई डेफिनेशन देके रखी है क्या? वो बोलते हैं कि हाँ डेफिनेशन तो दे रखी है, दे रखी है, तो फिर जो एक्ट में डेफिनेशन दे रखी है वही सुप्रीम मानी जाएगी। लेकिन अगर एक्ट में कुछ नहीं कहा किसी शब्द के बारे में, तो फिर जीसीए एक्ट में आकर वहां से डेफिनेशन उठा लेंगे अपन। When there is no specific meaning of any specific word, then GCA is applicable. When there is a specific meaning is given in that specific act of particular word, then GCA is not applicable. तो applicable कब होगा कब नहीं होगा? तो सीधी बात है, वहां पे शब्द का अर्थ दे रखा है तो अपना मत लगाओ, और अगर नहीं दे रखा है तो अपना वाला लगा दो। लेकिन अगर सोचो कि अर्थ तो दे रखा है लेकिन डबल मीनिंग निकल रहा है, कोई ऐसा शब्द है जिसका डबल मीनिंग निकल रहा है, डबल मीनिंग निकल रहा है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर ये देखेंगे क्या ये मैटर ऑफ डिस्प्यूट है? हाँ डिस्प्यूट है। मान लो एक एक्ट के अंदर एक ही शब्द को दो अलग अलग जगह इस्तेमाल किया गया है, तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट समझ आ रहा है। अगर आ रहा है हाँ या डिस्प्यूटेड है, तो जीसीए से अर्थ निकाल लो।
जनरल क्लॉजेस यानी कि जनरली उस शब्द का अर्थ क्या लेकर चला जाता है उसी को अर्थ मानकर आगे बढ़ेंगे। इंटरप्रिटेशन, दिस इज इंटरप्रिटेशन लॉ ऑफ इंडिया। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स अलग चीज है, और इसे क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। यानी कि यहां पे जितने भी लॉ हैं उनमें जहां पे किसी शब्द में फंस जाते हैं तो यहां आकर उसका अर्थ ढूंढते हैं, तो इसे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। भाई अगर अर्थ नहीं दिया है आपके लॉ के अंदर, मीनिंग नहीं दिया है, तो फिर यहां मान लो, दिया है तो वही मानो। दिया है लेकिन कंफ्यूजिंग है, तो फिर क्या मैटर ऑफ डिस्प्यूट है, क्योंकि बहुत सारे मीनिंग निकल रहे हैं। हाँ मैटर ऑफ डिस्प्यूट है तो जीसीए से अर्थ निकाल दो। लेकिन वहां आता है नहीं नहीं नहीं, कोई मैटर ऑफ डिस्प्यूट नहीं है, अलग अलग सिचुएशन पे दोनों के अर्थ क्लियर है। अगर क्लियर मीनिंग दे रहा है तो फिर जीसीए एप्लीकेबल नहीं होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये देखो जरा, ये डायग्राम आप चाहो तो लिख लो। व्हेन टू यूज जनरल क्लॉजेस एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट को कब यूज करना है, कब इस्तेमाल करना है, आप चाहें तो ये डायग्राम बना दें। वेयर देयर इज नो स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ एनी स्पेसिफिक टर्म इन एनी स्पेसिफिक लॉ, तो जीसीए एप्लीकेबल होगा। एनी टर्म हैविंग मल्टीपल मीनिंग, बहुत ज्यादा अर्थ है, या फिर ड्यूअल मीनिंग, डबल मीनिंग है, डबल मीनिंग मतलब लॉ वाला डबल मीनिंग ना, तो अब ये मीनिंग यहां पे डिस्प्यूटेड है तो जीसीए एप्लीकेबल होगा। अगर मीनिंग क्लियर है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, जीसीए एप्लीकेबल नहीं होगा। इतनी सी तो बात है। जैसे आप लिख लेंगे, आप लिखना डन, DONE डन। ये एक्ट आया क्यों, आप प्रैक्टिकली समझना इस चीज को। अगर यह एक्ट नहीं आता तो क्या होता, तो जितने भी सेंट्रल एक्ट अपने बनाए हुए पार्लियामेंट ने वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। आपको लिखना डन, जैसे ये चार्ट बना लेंगे आपको लिखना डन, हो गया। लिख लीजिए भाई। अरे बहुत बढ़िया, डन, गुड। एक का हुआ तो सबका हुआ। चलिए चलिए, इसमें मैं आपको दो तीन लाइनें लिखवा दूं क्या, लिखिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, मैं लिखूंगा नहीं। लिखे थे जनरल क्लॉजेस एक्ट, द जीसीए, द जनरल क्लॉजेस एक्ट, लिखिए द जनरल क्लॉजेस एक्ट, लिखिए द जनरल क्लॉजेस एक्ट, लिखिए द जनरल क्लॉजेस एक्ट will be applicable, will be applicable as follows, will be applicable as follows, will be applicable as follows, will be applicable as follows। number 1 लिखें, if the term in the general, if the term is general, if the term is general and not defined in a specific law, if the term is general and not defined in any specific law, then only this act is applicable, then only this act is applicable, then only this act is applicable। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, when the term is general and not defined in a specific law, in any specific law, then only this act is applicable। second लिखो, if the term is disputed, second लिखे, if the term is disputed, if the term is disputed and there is no clear meaning, if the term is disputed and there is no clear meaning, if the term is disputed and there is no clear meaning given in such a law,
given in such a law, given in such a law, then GCA is applicable. Then GCA is applicable. जहां पे डिस्प्यूट है अर्थ के बीच में किसी जनरल टर्म को लेकर, तो और उसमें क्लैरिटी नहीं है, तो फिर एप्लीकेबल होगा. नंबर 3 लिखे, if some term have a clear meaning in such a law, if some term have a clear meaning, in such a law, GCA will not apply. GCA will not apply. अंगूठा दे देना. GCA will not apply. अंगूठा दे देना. एक बार फिर से सुन लो. If some term have a clear meaning, जिसमें स्पष्ट अर्थ दिया है, clear meaning in such a law, GCA will not apply. GCA will not apply. Good. चलो अब ध्यान से सुनना. एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट. अच्छा, ये ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ऑब्जेक्ट भी लिख लो यार लाइन से, फटाक से ऑब्जेक्ट लिख लो. या चलो मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ये मत लिखो, सिर्फ डायग्राम अगर कुछ बनाते हैं तो फिर वो लिख लेना आप. अब आपको मैं कुछ दिखाता हूं यहां पर. देखो, चलो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. अभी कुछ चीज आपको मैं समझाने की चाहत रखता हूं, थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, थोड़ा सा, लेकिन आप जैसे ही आपको लगेगा, आप समझेंगे, आपको पुच्चू लगेगा, एकदम एकदम पुच्चू. एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट. हटना. एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट. ध्यान से सुनना. अच्छा, पहले समझने की कोशिश करना भाई, भाई ईमानदारी से समझने की कोशिश करना. सबसे पहले अब कोई कुछ कुल बिल्कुल देखो, एकदम ऐसे जैसे हम पहली बार पढ़ रहे हैं इसको. मैं सब मान के चल रहा हूं आपने कभी पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अगर बेस क्लियर हो गया ना तो खत्म है, मतलब 15 मिनट में खत्म हो जाएगा चैप्टर. ध्यान से सुनना. ये एक्ट सबसे पहली बार कब बना होगा? 1868, 3 जनवरी. डेट को छोड़ो. GCA 1, मैं इसको 1 नाम दे रहा हूं आपको, मतलब लॉ में नहीं है. GCA 1. फिर कुछ अमेंडमेंट्स हुए, 1887 है, हाँ 1887 में आया. मैं इसको नाम दे रहा हूं GCA 2. और अभी जो हम पर एप्लीकेबल है वो है 1897. इसको हम दे देते हैं फाइनल GCA या GCA फाइनल. अब ये चीज तो आपको क्लियर है कि GCA में क्या है. GCA में अपने आप के कोई प्रोविजन है ही नहीं. GCA क्या है? सभी कानूनों के, सभी सेंट्रल एक्ट्स है ना, उनका काम आसान करने के लिए एक तरह की डिक्शनरी है, जिसके अंदर उन जनरल वर्ड्स का डेफिनेशन है, जिन जनरल वर्ड्स का डेफिनेशन अलग 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 सेंट्रल एक्ट्स में नहीं दिया. अगर वो वहां देते तो वो एक्ट और मोटा हो जाता. तो उन्होंने बोला जनरल वर्ड है, इसका क्या डेफिनेशन देना, इसका क्या. तो कहीं झगड़े लफड़े हुए होंगे, तो अंग्रेजों ने कहा चलो ठीक है, इसकी अलग से डिक्शनरी बना देते हैं. तो 1868 में पहली बार उन्होंने डेफिनेशंस का डेफिनेशन वाला एक्ट बनाया, GCA 1 हम नाम दे रहे हैं इसको. 1868. तब इन्होंने लगभग 9 डेफिनेशंस इसके अंदर रखी. जनरल डेफिनेशन, जनरल वर्ड्स की कुछ 8-9 डेफिनेशन इन्होंने 68 में रखी. लेकिन अब प्रैक्टिकली सोचो, जो एक्ट 1868 के पहले बन गए होंगे, जैसे IPC,
जो एक्ट 1868 यानी कि 1868 के पहले अगर जो एक्ट बन गए, जैसे इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड 1860 में बना, तो उसके अंदर जनरल वर्ड्स की डेफिनेशन भी उसकी अपनी रही होंगी। आप समझो, 1868 में तो इस एक्ट का ओरिजिनेशन हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, इसका जन्म हुआ। इससे पहले जनरल डेफिनेशंस को लेकर कोई एक्ट था ही नहीं, यानी कि इससे पहले जो भी एक्ट थे उनकी अपने एक्ट में अपनी जनरल डेफिनेशंस रही होंगी। लेकिन 1868 के बाद जो एक्ट बने, जैसे 1868 के बाद कौन सा बना आपका? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 1872, ये मैं इसलिए बता रहा था आपको पुराना है कि नया है। या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, भाई कुछ तो कारण होता है किसी भी बात का। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, यानी कि कुछ ये जीसीए पार्ट 1 आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स की डेफिनेशन तो कॉन्ट्रैक्ट ने खुद दे दी कि ऑफर क्या होगा, एक्सेप्टेंस क्या होगा। लेकिन जनरल वर्ड्स के लिए जीसीए ने क्या कहा कि हमने कुछ बना के रखे हैं, वो तुम पर एप्लीकेबल हो जाएंगे, एज इट इज जनरल वर्ड्स के लिए तुम मत लिखो। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहा नहीं लिखते। ये एक्ट भी अंग्रेजों ने बनाया, 1947 के पहले का है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लिए भी यही बोला गया। फिर अमेंडमेंट आया 1887 में, और ऐसा लगा कि यार देखो, अमेंडमेंट आता है मतलब क्या, जरूरत महसूस होती है। तो जरूरत महसूस हुई कि यार और प्लस करते हैं डेफिनेशंस, और जनरल डेफिनेशंस प्लस करते हैं। तो 1887 में और डेफिनेशंस प्लस कर ली। अब जो एक्ट 1887 के बाद बना होगा, जो एक्ट 1887 के बाद 1887 और 1897 के बीच में बना होगा, उस पर जीसीए 1 और जीसीए 2 दोनों की डेफिनेशंस एप्लीकेबल हुई होंगी कि नहीं हुई होंगी? आप बताओ मुझे। अरे भाई, अमेंडमेंट आया 1887 में, मान लो उदाहरण के तौर पर इसने बोला 60 डेफिनेशंस और जोड़ दो, तो अब जो एक्ट 1887 के बाद एप्लीकेबल होगा, मान लो इसके बाद कोई नया एक्ट आया, अभी इसका आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए उदाहरण नहीं ले रहा हूं, तो जो 1887 के बाद मान लो कोई एक्ट 1890 में बना, तो जीसीए में जो जनरल डेफिनेशंस हैं वो 1868 वाली और 1887 दोनों वाली एप्लीकेबल हुई होंगी कि नहीं हुई होंगी? अरे 1+2 लगा होगा ना, लगा होगा कि नहीं लगा होगा? 1868 से 1887 और 1887 से 1897, तो इस दोनों के बीच में ये लगा होगा कि नहीं लगा होगा? बात समझ में आ रही है ना आपको? बराबर है ना? चलो अच्छा, अब ये क्या ये कहानी हो गई। अब 1897 के बाद, ये तो 1897 तक हो गया। 1897 के बाद अब दो बार, अब हमारा देश हुआ आजाद 1947 में, देश हुआ आजाद। आजादी के बाद क्या हुआ? हमारी अपनी पार्लियामेंट बनी। चलो इसको थोड़ी देर के लिए बाद में बात करते हैं। यहां तक की बात क्लियर है आपको? वहां फंसेंगे क्या मतलब? यहां तक की बात क्लियर है? अब इस एक्ट में जो ये एक्ट है अपना 1897, उसमें क्या बोला कि 1868 में जो डेफिनेशन थी ना, उसको हमने सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में दिया है। 1868 जब आया था तो कुछ डेफिनेशन 7, 8, 9 लेकर आया था ना, तो उसको हमने सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में दे दिया है। 1887 में जो एक्ट आया था, अमेंडमेंट हुआ था, उसके अंदर जो डेफिनेशंस आई थी उसको हमने सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 के अंदर दे दिया है।
फिर से सुनो, फिर से सुनो। एप्लीकेबिलिटी, बस तो यही टेक्निकल चीज है। ये क्या कह रहा है कि भाई साहब 1868, अब एक फोटो, अब मैं फोटो बना रहा हूं ना, तो अब आपको अनुमति है कि आप साथ साथ बना सकते हो, बिल्कुल साथ साथ बनाओ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पर बना देता हूं आपका जनरल एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट, आप साथ साथ बना सकते हो। जीसीए 1868, पेन चल जा, पेन रुकना मत। जी सी ए 1887, जी सी ए 1897, ये 3 नए एक्ट आए, समय समय पर ये एक्ट आए। अच्छा, अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि कुछ ऐसे कानून थे, लॉज बिफोर, बिफोर नहीं लिखते यहां, बिफोर नीचे लिख देते हैं, लॉज बिफोर 1868 वाला जीसीए। जब कानून 1868 बना नहीं, उसके पहले कोई कानून आए थे, जैसे हमने बात किया इंडियन पेनल कोड 1860, तो उस पर तो जीसीए एप्लीकेबल होता ही नहीं था। उस एक्ट में जो मीनिंग था वही लिया गया होगा। तो इसको लिखें, मीनिंग गिवन इन सच एक्ट, मीनिंग गिवन इन सच एक्ट, meaning given in such act shall be considered, shall be considered, shall be considered। जैसे आईपीसी, आईपीसी 1860 आया, जैसे आईपीसी 1860। फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर है? कुछ एक्ट ऐसे जो 1868 से पहले आए, पहले आए तो जीसीए था ही नहीं, जीसीए था ही नहीं तो वह एप्लीकेबल होता कैसे, उसका अर्थ कैसे लेते? तो जो इससे पहले एक्ट आए उसमें जो डेफिनेशन थी वही ले ली गई होंगी। तो भाई ये लिखने की क्या जरूरत थी, लेकिन इन्होंने दिया है एक्ट के अंदर, और आप पढ़ के कंफ्यूज होंगे, इसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, वरना वाकई ही छोड़ने लायक चीज थी ये, लेकिन अब लिखा हुआ है तो इसलिए आपको भी लिख के दे रहा हूं मैं। अब कुछ एक्ट, कुछ कानून कब आए? 1868 से 1888 के बीच में, 1868 टू 1887, इस डेट के बीच में कुछ एक्ट आए। तो लॉ क्या कह रहा है? लॉ यह कह रहा है कि अगर ऐसा होता है तो सेक्शन 4 का पॉइंट नंबर 1 एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 4 का पॉइंट नंबर 1 एप्लीकेबल होगा। 1868 में अपना कानून बना, और जब अपना पहली बार कानून बना तो उससे 7-8 डेफिनेशंस दी, 9 डेफिनेशंस दी, और 1887 में अपडेट हुआ तो इन पर क्या होगा? 1872 वाला एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, और 1881 वाला एक्ट नेगोशिएबल, ये 1887 से पहले आ गए। अब 1887 से पहले आ गए तो 1887 में तो बाद में डेफिनेशन लिखी गई, तो फिर इसने क्या बोला कि भाई साहब इन पर क्या एप्लीकेबल हो जाएगा आपका? सेक्शन 4 सबसेक्शन, सबसेक्शन कह लो या पॉइंट नंबर 1 में जो भी डेफिनेशंस दिए। अब आते हैं अपन, दिया क्या है उधर, ये आए, इतना लिख चुके हैं आप, मैं सब मान के चल रहा हूं इतना आप लिख चुके हैं। यहां आओ, ये देखो ये सेक्शन 4, ये सेक्शन 4, certain definition is 3, there are certain definition in section 3, the general clauses 1897 which would apply to, छोड़ो इसको, application of term and expression to all central act made after 3rd of January 1868 and to all regulations made on or after 1887। definitions देखो,
डेफिनेशंस देखो क्या है। एफिडेविट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इम्प्रिजनमेंट, मंथ, मूवेबल प्रॉपर्टी, ओथ, पर्सन, सेक्शन एंड ईयर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ अपन ठीक था। ये 9 डेफिनेशंस जो दे रखी है ना, ये मैं बड़ा कर देता हूं इसको। ये 8 9 आपको ये लिखना नहीं है डेफिनेशंस क्या है, आपको तो सिर्फ आपको ये बताना है क्या ये एग्जाम में आता है। ये पोर्शन एग्जाम में आने की संभावना कम होती है, लेकिन पूछा जा सकता है। तो जब पूछा जा सकता है तो जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आप पगला जाओगे। तो इसलिए मैं चार्ट के माध्यम से कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं बता पाऊं कि भाई साहब कि 1868 में पहली बार आया, 1868 में पहली बार आया था तो 8 9 डेफिनेशन उन्होंने जोड़ी थी। तो वो ये थी, आपका क्या क्या था, एफिडेविट था, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी था, इम्प्रिजनमेंट था, मंथ, मूवेबल। ये अब जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, अपन हर जगह इमूवेबल 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 पढ़ते हैं और डेफिनेशन कहां दे रखी है, जनरल क्लॉजेस एक्ट में। तो बोला है कि जनरल क्लॉजेस से उठा लो। जनरल क्लॉजेस क्या कहता है, वो जो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, अभी इसको लेंगे तो समझ आएगा, चीजें समझ आएंगी। ओके, क्लियर है बॉस, यहां तक क्लियर है। अच्छा, इसके बाद 1887 के बाद जो आए, इसमें क्या बोला है देखो, एप्लीकेशन ऑफ टर्म्स एंड एक्सप्रेशन सेंट्रल एक्ट। ये तो ये क्या बोल रहा है, कौन कौन सा आया, कमेंसमेंट, फाइनेंशियल ईयर, ऑफेंस 3, रजिस्टर्ड, शेड्यूल, ये राइटिंग also apply unless there is anything repugnant in the subject or context to all central acts. सेक्शन 4, अब मैं वापस आ रहा हूं वहीं एप्लीकेबिलिटी पे आ रहा हूं। ये क्या बोल रहा है कि कुछ ऐसे एक्ट हैं जो आफ्टर 1880, आफ्टर 1887, आफ्टर 1887 आए। कुछ एक्ट ऐसे थे जो आफ्टर 1887 आए। तो क्या बोला, सेक्शन 4 का, सेक्शन 4 का 1, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 बोथ एप्लीकेबल। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है, कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? बहुत एकदम मक्खन, एकदम बहुत आसान सी बात है। फिर से सुनो, कुछ एक्ट 1860, खड़ा हो तो आप लिखो तब तक। कुछ एक्ट क्या हुआ, वापस बैठ जाऊंगा, ऊपर ले लूंगा। कुछ एक्ट 1880, देखो कुछ एक्ट 1868 के पहले आए। अब कुछ एक्ट 1868 के पहले आए हैं तो जाहिर सी बात है जीसीए नहीं था, तो उसका मीनिंग खुद का लग जाएगा, खत्म। 1868 में हमारा जीसीए एक्ट आया और 8-10 डेफिनेशन लेके आया। तो बोला कि अब से कोई भी एक्ट आएगा ना उसमें जनरल वर्ड हमसे ले लेना। तो 1868 के बाद जो भी एक्ट आया उसको 8-9 शब्द उन्होंने एज इट इज ले लिए। 1887 में क्या हुआ, 9 की जगह 16 शब्द कर दिए, यानी कि कुछ और डेफिनेशंस डाल दी। तो फिर 1887 ने क्या बोला कि हमारे बाद जो एक्ट आएगा ना तो उसके ऊपर ये 7 शब्द और लिखे और जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब इतनी सी बात है। 1897 क्या कह रहा है, 1897 क्या कह रहा है कि भाई जो 1868 और 87 के बीच में आया है उस पे तो 68 वाले लगा लो, वो 1897 ने, 1897 क्या कह रहा है कि जो 1868 के बाद आया है उसमें जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन हमने किसने, 1897 ने, हमने सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में डाल दी है। और जो एक्ट 1887 के बाद पैदा हुए हैं उसमें जो जनरल डेफिनेशन थी 1887 वाली वो हमने सबसेक्शन 2 में डाल दी है। तो अपने अपने हिसाब से जो जो पैदा हो रहा है उस हिसाब से अपने ऊपर एप्लीकेबल करा लो। पानी बैठ के पीना चाहिए, अच्छा बैठ के पीता हूं।
ये बैठ गया, अब पीता हूं। क्लियर है क्या? ये सारे अंग्रेजों का किया जा रहा है। अभी तो हमारा संविधान बना नहीं भाई। 26 जनवरी 1950 के पहले और उसके बाद पहले क्या था, प्रोविजनल असेंबली थी, वो लोग तय करते थे, और उसके बाद पार्लियामेंट तय करने लग गई कि कौन कौन से शब्दों को हमें लेना है, कौन कौन से शब्दों को हमें नहीं लेना है। उसके बाद प्रोविजनल और असेंबली तय करने लग गई कि कौन कौन से शब्दों को हमें लेना है, कौन कौन से शब्दों को हमें नहीं लेना है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट, एप्लीकेबिलिटी। अंगूठा दे दो, समझ में आया तो। आपको ये मैं लिखवा दूं क्या? थोड़ा सा लिखवा दूं आपको, क्योंकि वो लैंग्वेज आप उसको पढ़ोगे ना मर जाओ, मतलब सॉरी, मतलब बहुत ऐसी एड़ी लैंग्वेज है। चलो लिखो, लिखो, लिखो। लिखिए, फॉर द लॉज एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीसीए, यहां हेडिंग डाल लो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीसीए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीसीए। इसमें लिखो, फॉर द लॉज प्रिपेयर्ड बिफोर, for the laws prepared before, for the laws prepared before, for the laws prepared before 1897, for the laws prepared before 1897, for the laws prepared before 1897, comma, GCA will be accepted as follows. 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 उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, for laws before 1868, before, आप लिखो यार, for laws, पेन ही नहीं चल रहा है, for laws before 1868, for laws before 1868 चल गया। GCA नॉट एप्लीकेबल, GCA पैदा ही नहीं हुआ था, एप्लीकेबल कहां से होगा। सेकंड, फॉर लॉज इन बिटवीन 1868 to 1887, only section 1 is applicable, only 4, section 4 part 1 is applicable. For the laws after 1887, लिखो both section 4 part 1 and section 4 part 2 applicable.
इसके बाद लिखिए फॉर द लॉज, 1947 के बाद क्या हुआ, लिखो फॉर द लॉज मेड आफ्टर 1947, फॉर द लॉज, अरे अब तक तो अंग्रेजों का चल रहा था ना, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1947 के बाद तो अपन लोग आ गए ना, फॉर द लॉज मेड आफ्टर 1947, comma, the provisional assembly, the provisional assembly and parliament will decide, and parliament will decide, comma, how to apply GCA। मतलब हमारे इसके बाद, हमारी स्वतंत्रता होने के बाद जो प्रोविजनल असेंबली ने कानून बनाए, या फिर प्रोविजनल असेंबली कब तक थी, 1947 से लेकर 1950 तक, जब तक संविधान नहीं बना। संविधान के बाद पार्लियामेंट बन गई। पार्लियामेंट बनने से पहले 1947 में हम आजाद हुए। आजाद होने के बाद और हमारी गणतंत्र दिवस आने से पहले, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हम क्या थे, 47 से 50 तक हम क्या थी, हमारी असेंबली क्या थी, प्रोविजनल असेंबली थी। उसके बाद परमानेंट असेंबली बन गई और उसे क्या नाम दे दिया, पार्लियामेंट नाम दे दिया, बराबर है। तो पार्लियामेंट या प्रोविजनल असेंबली 1947 के बाद बने कानूनों को देखेंगे और उसके आधार पर तय करेंगे कि जीसीए के कौन से जनरल वर्ड्स हैं जिनको हमें वहां से उठा लेना चाहिए। अगर इतना समझ में आता है तो एप्लीकेबिलिटी में बस इतना ही है और कुछ नहीं है, खत्म, एप्लीकेबिलिटी इज ओवर। बस वो सेक्शन 4 उधर से तंग करने वाला था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको उसको लिखवा देता हूं। क्लियर है क्या? यस अच्छा, अब इस एक्ट के अंदर कुछ डेफिनेशन है और कुछ नहीं है, बहुत कुछ डेफिनेशन है इस एक्ट के अंदर। रुको मैं गिन के बताता हूं आपको, लगभग 20 कुछ डेफिनेशंस हैं। ओ तेरी, और है 28 डेफिनेशंस है इस एक्ट के अंदर। जनरल वर्ड्स की 28 डेफिनेशंस हैं, जिसमें से कोई 8 डेफिनेशन भी नहीं है जो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, कोशिश करेंगे कि ये 5 6 7 8 अपन अच्छे से तैयार कर लें। देखो आपको मैं जनरल क्लॉजेस एक्ट का कंपनी लॉ पे एक प्रभाव दिखाता हूं जो आपने रिसेंटली पढ़ा है लेकिन आपको पता भी नहीं है। देखो डेफिनेशंस पे आते हैं यहां पर, एकदम ध्यान से सुनना, डेफिनेशन पार्ट आओ रे। ये डेफिनेशंस हैं आपकी, डेफिनेशन 3 मूवेबल ऑफिशियल गैजेट। एक बहुत टफ डेफिनेशन दे रखी है, वो टफ डेफिनेशन आपको दिखानी है। अरे ऑफेंस हो गया, ओथ हो गया, एक सेकंड। गैजेट हो गया, पर्सन हो गया, रजिस्टर्ड, ये वो, शेड्यूल, सबटाइटल, स्वेयर हो गया। अरे डेफिनेशन ही क्या है? चलो, अरे इसमें ये डेफिनेशन आने से रह गई है, रुको मैं आपको कैसे बताऊं। चलिए हो गया, कचरे हो गए, है ना, बेइज्जती होती है तो ऐसी होती है। एक डेफिनेशन देके रखी है इसके अंदर, मैं आपको कहां से दिखाऊं, हाँ एक सेकंड। गूगल में जाते हैं तो, गूगल में जाते हैं तो यहाँ पे सर्च करें अपन INTER, न्यू सिलेबस। एकदम ध्यान से देखना, यहीं पे दिखाऊंगा मैं आपको। आईसीआई का डायरेक्ट मॉड्यूल खोल के ले लेते हैं, एक मिनट। क्या देख रहे हैं अपन लोग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ।
कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ के अंदर अपन देखने वाले हैं अदर लॉज के अंदर अपना आ रहा है जीसीए। एक लिंक आपको दिखाना है बस, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। खुल जा सिम सिम, हे सिम, ये सिम खुल रहा है क्या? सिम 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 सिम, पता नहीं कब खुलेगा, कैसे पता चलेगा खुल गया सिम सिम? ऑफिस आदित्य आ गया, चलो ये देखना जरा। अब इसमें अपन डेफिनेशन पार्ट पे चले, अगर ये डेफिनेशन 1 2 3 4 ऐसे करते करते चल रही है, ध्यान से देखो। चलो चलो चलो, ये देखो, ये डेफिनेशन आपको यहां पर ईयर की डेफिनेशन देखिए जरा, बड़ा ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना व्हाट आई वांट टू से। इस एक्ट के अंदर ईयर की डेफिनेशन जो देके रखी है, ईयर की डेफिनेशन क्या है? मतलब साल क्या, मंथ क्या, डे क्या, फाइनेंशियल ईयर क्या, कैलेंडर ईयर। ईयर शैल मीन अ ईयर अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कैलेंडर। यानी कि यहां पे क्या बोला है, ईयर मतलब जहां पे भी सिर्फ ईयर शब्द लिखा होगा उसका मतलब क्या लेके चलेंगे अपन, कैलेंडर ईयर। जहां पर भी सिर्फ ईयर लिखा होगा तो उसे क्या मान के चलेंगे अपन, कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर कब शुरू होता है? 1 जनवरी, जो भी साल होता है वहां से कैलेंडर ईयर शुरू होता है। स्टडी मटेरियल खोल लो सर साइट से। हाँ वही किया है बेटा, वही किया है, देखो ना, स्टडी मटेरियल खोला है। तो ईयर की डेफिनेशन, अब इस ईयर की डेफिनेशन को देखो जरा। नहीं नहीं, इधर आते हैं, ये आए इधर, मिनट्स, मिनट्स, अरे यार वो कहाँ गया, क्या हो क्या रहा है देश में, मिनट्स है क्या? एक सेकंड बस, आप रुकना, आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग, दैट्स व्हाई आई एम, चलो यार अब वो सब इधर होच पोच हो गया सारा का सारा। आज ही तो मैंने लिया था फैमा 3 डॉक्यूमेंट नोट्स, इन्फिनिटी नोट्स, ये कहाँ से आ गया, नेगोशिएबल, अच्छा जनरल क्लॉजेज में ये क्या, हाँ ये तो मेरा ही था। ऐसे में कुछ और भी होता है, नहीं होता, चलो खैर। नेगोलास पार्ट नोट्स पार्ट 3 फाइनल, यस ओके। ये देखना, जब हमने एनुअल जनरल मीटिंग पढ़ा था ना, जब हमने एजीएम कभी पढ़ा था, तो एजीएम के अंदर हमने क्या चीज देखा था, यहां भी नहीं है साला, इसमें भी सेक्शन कट के है। चलो खैर छोड़ो ना यार, अब दिमाग, बेइज्जती होती जा रही है, आज फैकल्टी की बेइज्जती हो रही है, मस्त। चलो ध्यान से सुनो, जब हमने एनुअल जनरल मीटिंग पढ़ा था तो एनुअल जनरल मीटिंग में एक प्रोविजन था, और वो प्रोविजन क्या था कि साहब आपको एनुअल जनरल मीटिंग कर, जो अपन ने बात किया था कि यू हैव टू डू, एवरी कंपनी शैल होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग एवरी ईयर लिखा था वहां। यस यस अभिलाष वही कह रहा हूं, जनरल मीटिंग शैल कंडक्ट इन एवरी ईयर लिखा था। और अगर आपके पास नोट्स मेरे वाले हो तो आपने देखा होगा ब्रैकेट्स में मैंने क्या लिखा था वहां पर, कैलेंडर ईयर, वहां पे सिर्फ ईयर लिखा था। तो इस चीज को थोड़ा सा समझ के चलो कि जिस भी किसी एक्ट में सिर्फ ईयर वर्ड लिखा है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सा वाला ईयर की बात कर रहा है। यहां पे कैलेंडर ईयर क्लियर नहीं कहा, फाइनेंशियल ईयर क्लियर नहीं कहा, तो हम क्या अज्यूम करें, अज्यूम करने की जरूरत नहीं। ईयर की डेफिनेशन देके रखी है जनरल क्लॉजेस ने, और कंपनी लॉ ने बोला है कि ईयर की डेफिनेशन हम जनरल क्लॉजेस से उठाएंगे, तो वहां पे क्लैरिटी हो रही है। मंथ के लिए कुछ नहीं बोला है कंपनी लॉ ने, तो मंथ के लिए कहा है कि भाई मंथ की डेफिनेशन हम जनरल क्लॉजेस से उठाएंगे, तो यहां से वो डेफिनेशन उठाया है, मीटिंग शैल बी होल्ड इन एवरी ईयर। आपको बात समझ में आ रही है? ये ईयर वाला डेफिनेशन का सीन जो है, आपको बात समझ में आ रहा है? ये ईयर वाला डेफिनेशन का जो सीन है, अब वो कहां भाग गया, अभी तो यहां लिया था। अरे इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल कहां गया?
कुछ तो हो ही रहा है। ये था क्या? ओके, बात समझ में आई आपको? यस, ओके, यस, ओके। अब इसके अंदर कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं, पहली डेफिनेशन देखते हैं अपन यहां पे। इसमें कुछ 28 डेफिनेशंस देके रखी हैं। 28 डेफिनेशंस में से कुछ एक डेफिनेशंस ऐसी हैं जैसे कि आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिनेशन। सोचो, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये 4 नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन बहुत ज्यादा टेक्निकल देके रखी है यहां पर। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन अगर अपन एज पर मॉड्यूल जाएंगे, एज पर स्टडी मटेरियल जाएंगे, तो हमें 3 दिन सिर्फ इस डेफिनेशन को समझने में चला जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट के अंदर इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं एक चार्ट पे। ये सब 2 पेज की डेफिनेशन है। कितने पेज की डेफिनेशन है? 2 पेज की। क्या इस पे क्वेश्चन आता है? इनडायरेक्ट, कोई इनडायरेक्ट नहीं। अगर पूछेंगे तो डायरेक्ट पूछेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल क्लॉजेस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, अब वो डेफिनेशन कैसे बतानी है, हम एक फोटो बना लेते हैं। चलो, सेंट्रल गवर्नमेंट देखो, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जब अपन डेफिनेशन देखेंगे ना, तो सरकार को भी, यानी कि देश को, हमारे देश को टेरिटरी वाइज इन्होंने, अंग्रेजों ने, भाई कब बना है ये एक्ट, आप ये समझ के चलो, ये एक्ट कब बना है? 1897 में बना है, यानी कि ये अंग्रेजों का बनाया हुआ एक्ट है। और उस समय अंग्रेजों के टाइम पर क्या होता था? अंग्रेजों के टाइम पर केंद्र सरकार मतलब अंग्रेज खुद होते थे। थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन, अरे यार, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन ध्यान से सुनना। 1897 का एक्ट है ये पता है? इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन आपके ऊपर से क्यों जाएगी अगर आप मॉड्यूल से पढ़ेंगे कि भाई साहब 1897 जो कि लिखा गया था पहली बार 1868 में, फिर 1887, फिर 1897, यानी कि 3 साल जो हैं वो हमारे इंडिपेंडेंस, हमारी स्वतंत्रता से पहले के हैं। यानी कि कानून अंग्रेजों ने लिखा, तो अंग्रेजों ने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड को डिफाइन किया होगा तो उन्होंने अपने हिसाब से किया होगा। उस समय तो उसी वही अंग्रेज ही होते थे जो होते थे, या फिर राजा महाराजा होते थे। कुछ ऐसी रियासतें थी जहां पे रजवाड़ों के ही नियम चलते थे, वही सेंट्रल गवर्नमेंट होते थे। कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज थी जिन पे अंग्रेजों का 100% कंट्रोल होता था, तो वहां पर गवर्नर जनरल यानी कि इनके अंग्रेज ही केंद्र सरकार होते थे। कुछ ऐसी रियासतें थी जहां पे राजा और अंग्रेज दोनों मिलकर काम करते थे, तो वहां पे मिला जुला सरकार का नाम इन्होंने कुछ दिया होगा। और कुछ ऐसी जगहें थी जहां पे केंद्र का कंट्रोल नहीं था, जो ट्राइबल एरियाज नहीं होते थे, उनको समझ ना, अंग्रेजों को उनकी समझ आती थी ना उनको अंग्रेजों की समझ आती थी, तो वहां पर केंद्र सरकार का मीनिंग उन्होंने कुछ अलग दे दिया। और जब हमारा ये बना, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो हम समझते हैं वही है। तो जब एक 4 नंबर का डेफिनेशन आएगा तो अपन को 1950 के पहले क्या था केंद्र सरकार वो भी बताना है, और 1950 के बाद क्या है वो भी बताना है। तो यानी कि अपन को बाइफरकेट करना है। बात समझ में आ रही है? तो स्टेट्स को 3-4 टुकड़ों में डिवाइड किया। मैं सब मान के चल रहा हूं, आप साथ साथ फोटो बना लेंगे। ठीक है भाई, डेफिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की है, आप एक फोटो बना लें। अंग्रेजों ने क्या किया, 4 लिस्ट में बांटा स्टेट्स को। लिस्ट ए स्टेट्स, लिस्ट बी स्टेट्स, लिस्ट ए स्टेट्स, लिस्ट बी स्टेट्स, लिस्ट सी स्टेट्स, एंड लिस्ट डी स्टेट्स। ये 4 स्टेट्स हैं। लिस्ट ए में क्या बोला कि
ऐसी टेरिटरीज which are under control 100% control in under control of गवर्नर जनरल ऑफ दिल्ली, गवर्नर ऑफ दिल्ली यानी कि अंग्रेज उनके हाथ में था उस समय। एनी टेरिटरी अंडर कंट्रोल ऑफ दिल्ली, गवर्नर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा वहां पर? सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होगा गवर्नर जनरल। उस समय अंग्रेज होते थे इस कुर्सी पर। गवर्नर जनरल। लिस्ट ए स्टेट्स। लिस्ट बी स्टेट्स जहां पे राजाओं महाराजाओं का चलता था, राजा लोग, राजा साहब। राजा साहब जैसे अपने हैदराबाद की बात करें आप लोग के, उधर का निजाम 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 राज चलता था, निजामी चलती थी उनकी, तो वही केंद्र सरकार होते थे। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो माधवराव सिंधिया ग्वालियर के राजा, राजा साहब, राजा, उनके बच्चे को आज भी महाराज बोलते हैं, क्या नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को। और आज भी छोटी जगह गांव में ऐसा है कि जो राजा साहब ने कह दिया वही होगा, यानी कि उस समय उन्हीं को, यानी कि राजा साहब ही क्या होते थे, सर्वे सर्वा होते थे। जैसे आपने नाम सुना जम्मू कश्मीर के राजा का क्या नाम था, हरि सिंह जी। तो हरि सिंह जी उधर के रजवाड़े थे तो उनके नियम चलते थे। तो राजा साहब ही क्या होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर पूरा उनकी रियासतें उनके कंट्रोल में थी जहां पर अंग्रेज घुस नहीं पाए। लिस्ट सी स्टेट्स। लिस्ट सी स्टेट्स में राजा प्लस अंग्रेज, राजा साहब प्लस चीफ कमिश्नर। जहां पर मिलजुल कर ये काम करते थे। तो वहां पर राजा होता था प्रजा के लिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए केंद्र सरकार चीफ कमिश्नर को ही माना जाता था। राजा होता था, वो कहते ना ये तो खाली नाम का राजा है, असली सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, चीफ कमिश्नर। यही सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। और लिस्ट डी ऐसी ऐसी जगह है जैसे अंडमान निकोबार ट्राइबल एरियाज, होला होला हु, अंडमान निकोबार, ऐसे कोई भी ट्राइबल एरियाज जिन पे अंग्रेजों का किसी का कंट्रोल ना, राजा लोग जाते थे ना अंग्रेज लोग, तो वहां पे क्या कर रखा था उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर रखे थे वहां की देखभाल करने के लिए। तो ऐसे ट्राइबल एरियाज में जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया उसी को सेंट्रल गवर्नमेंट माना। यह कब की बात है, यह है बिफोर 1950। ये कब का है, बिफोर 1950 का है। बात समझ में आ रही है? केरला में भी ऐसे ही राजा सिस्टम हुआ था, टिप्पू सुल्तान मैसूर, यस। डन, ओके। अब आफ्टर 1950 यानी कि ये कहानी अपना संविधान, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद केंद्र सरकार कौन, तो अब इसमें फिर
तीन टुकड़े अपन देख लेते हैं। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड यूनियन टेरिटरी अगर है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट मान लिया जाएगा। और यहां पर जैसे अपन लक्षद्वीप की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, JNK, LAKSH द्वीप, लक्षद्वीप हो गया, जम्मू कश्मीर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड यूनियन टेरिटरी है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे क्या माना जाएगा? वहां पे CG मीन्स प्रेसिडेंट मान लिया जाएगा। नंबर सेकंड। 2, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करो, अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट में सेंट्रल लॉज भी एप्लीकेबल है और स्टेट लॉज भी एप्लीकेबल है, जहां पर भाई किसी राज्य सरकार में, जैसे राजस्थान सरकार में, या बहुत सारे ऐसे कानून है ना जो सेंट्रल एक्ट हैं, सेंट्रल एक्ट है, तो जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, सेंट्रल एक्ट हो गया, तो राजस्थान में भी लग रहा है, सब जगह लग रहा है। लेकिन अगर अपन बात करें कि जैसे शराबबंदी की बात करें, लिक्कर को लेकर कुछ पॉलिसीज है, वो पर्टिकुलर स्टेट का एक्ट है। पान बीड़ी तंबाकू, ये पर्टिकुलर स्टेट की इच्छा है, तो वहां पर कुछ ऐसे लॉज हैं जो स्टेट लॉज हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वहां के लिए, यानी कि वहां की सर्वे सर्वा कौन? स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सबसे बड़ा अधिकारी राज्य सरकार। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट मानी जाएगी। अगर सेंट्रल लॉज की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसे माना जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? आसान सी बात है। और नंबर 3, यूनियन टेरिटरी प्रोविंस है, जैसे पुडुचेरी, पौंडीचेरी, दमन, नगर हवेली, तो ऐसे प्रोविंस है जहां पे नो कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। ऐसे कोई प्रोविंसेस हैं जहां पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होगा? वही ट्राइबल एरिया वाला एडमिनिस्ट्रेटर। ये डेफिनेशन आपको दे रखी है, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने लोग? नो सर इजी है। हाँ इजी है, अरे इजी है, लेकिन जब उसकी लैंग्वेज में जाते हैं ना तो वहां एब्सर्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं वहां पे अपन। तो अब 4 नंबर में आता है तो बड़े आराम से लिख सकते हैं अपन। आपको लिखवा भी दूं क्या मैं ये थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिनेशन? ये चार्ट के नीचे ठीक डेफिनेशन भी लिख लो आप, ये चार्ट के नीचे ठीक डेफिनेशन भी लिख लो, ब्रैकेट्स में लिख लेना 4 मार्क्स। अच्छा नहीं लिखवाऊं? ओके। अरे लिखवाऊं तो अंगूठा दे दो, नहीं लिखवाऊं तो डन लिख दो। अगर आपको लिखना है तो अंगूठा दे दो, नहीं लिखना है तो डन कर दो, DONA, डन कर दो। चलो लिखो, सेंट्रल गवर्नमेंट डेफिनेशन लिख लो। सिर्फ 2-3 डेफिनेशंस ऐसी हैं जो मैं आपको ऐसे यहां लिखवा दूंगा, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी बहुत मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लिखें, लिखें, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फॉलोइंग पर्सन, फॉर द फॉलोइंग, फॉर द फॉलोइंग पर्सन central government before 1950s, before 1950s is as follows, is as follows, is as follows। अब इसमें A B C D ऐसे करके 4 पॉइंट्स लिखना है।
फॉर द फॉलोइंग पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट ए लिखना, टेरिटरीज, ए लिखना, टेरिटरीज, पूरा लिखना है अभिलाष, पूरा डेफिनेशन लिखना है। ए लिखना, टेरिटरीज विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नर ऑफ दिल्ली, टेरिटरीज, टेरिटरीज विच आर अंडर कंट्रोल, विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नर ऑफ दिल्ली, उसके आगे लगाना डैश, गवर्नर ऑफ दिल्ली, उसके आगे लगाना डैश और लिखना गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, और ये गवर्नर जनरल के नीचे एक अंडरलाइन खींच देना। टेरिटरीज विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नर ऑफ दिल्ली डैश गवर्नर जनरल, यानी कि गवर्नर जनरल को ही क्या मान लिया जाएगा, केंद्र सरकार। सेकंड लिखो, टेरिटरी, टेरिटरीज अंडर कंट्रोल ऑफ राजाज, टेरिटरीज अंडर कंट्रोल ऑफ राजाज, राजा ही लिख दो यार, उसको समझ आएगा, जो बेचारा कॉपी चेक कर रहा है वो तो 1950 के बाद वाला है। टेरिटरीज अंडर कंट्रोल ऑफ राजाज डैश सच राजा और हिज सक्सेसर, सच राजा और हिज सक्सेसर, वही राजा केंद्र सरकार होगा या उसके बच्चे, उसके वंशज, जैसे अपन ने माधवराव सिंधिया की बात की, माधवराव के जाने के बाद ये बिना माधवराव, ये क्या नाम है इसका, ज्योतिरादित्य सिंधिया, यस। टेरिटरीज इज अंडर कंट्रोल ऑफ राजा, सच राजा और हिज सक्सेसर, ये सच राजा और हिज सक्सेसर के नीचे अंडरलाइन कर देना कि यही सेंट्रल गवर्नमेंट है। नंबर 3, टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ राजा एंड चीफ कमिश्नर, नंबर 3 लिखो, टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ राजा एंड चीफ कमिश्नर, पॉइंट नंबर सी लिख रहे हो आप, राजा एंड चीफ कमिश्नर, तो उसके आगे डैश लगा के लिखो चीफ कमिश्नर और अंडरलाइन कर देना चीफ कमिश्नर के नीचे। एंड डी लिखो ट्राइबल टेरिटरीज डैश एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड, लिखो ट्राइबल टेरिटरीज डैश एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड, ट्राइबल टेरिटरीज डैश एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड। अब जो आपने ए बी सी डी लिखा है ना, ये आपने ए बी सी डी यहां पे लिखा है ना, ये ए, तो इसके पीछे लिख दो लिस्ट ए स्टेट्स, लिस्ट बी स्टेट्स, लिस्ट सी और लिस्ट डी, उसके आगे पीछे बस लिस्ट आपको लगाना है, आपका काम हो गया। अब लिखें सेकंड पार्ट, अब लिखें सेकंड पार्ट, लिखो फॉर द फॉलोइंग, फॉर द फॉलोइंग आफ्टर 1950s central government will be, central government will be as follows, central government will be as follows, central government will be as follows। इसमें फर्स्ट लिखो, इसमें फर्स्ट लिखो फॉर यूनियन टेरिटरी, for union territory having no legislature, for union territory having no legislature, comma,
अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट और सीजी, कॉमा, अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट और सीजी डैश सच अ प्रेसिडेंट, अंडरलाइन कर देना प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ही क्या होगा आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, सच अ प्रेसिडेंट ही क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। सेकंड पॉइंट लिखो, ये उनके लिए है जो यूनियन टेरिटरी का ऑन लेजिस्लेचर नहीं है, तो वहां पे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के हिसाब, राष्ट्रपति ही क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार। लेकिन अगर उनका खुद का लेजिस्लेचर है, उनका खुद का लेजिस्लेचर है, तो वो यूटी खुद ही सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको, चलो अब सेकंड पॉइंट लिखो, फॉर स्टेट गवर्नमेंट, फॉर स्टेट गवर्नमेंट, सेकंड पॉइंट, फॉर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में ए लिखो, सेंट्रल लॉज, सेंट्रल लॉज, उसके सामने सेंट्रल गवर्नमेंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। बी लिखो स्टेट लॉज, तो स्टेट गवर्नमेंट ही, यानी कि स्टेट लॉ में अगर ऐसा बोला है ना कि केंद्र सरकार चाहे तो ये, तो वहां केंद्र सरकार का मतलब क्या होगा, राज्य सरकार ही होगी। स्टेट लॉ के अंदर सबसे बड़ी सरकार यही है, यही केंद्र सरकार होगी अपने राज्य के लॉ के लिए। और थर्ड पॉइंट लिखो, फॉर प्रोविंस और ट्राइबल एरियाज, फॉर प्रोविंस और प्रोविंस, PROVINC, प्रोविंस और ट्राइबल एरियाज डैश एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड, ट्राइबल एरियाज एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड। चलो ये हो गया जी आपका डेफिनेशन। ये एक पेज हुआ क्या, ये फोटो बना लिया आपने, क्लियर है क्या, आसान ही है डेफिनेशन। एक डेफिनेशन पे इधर आते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन इसमें दे रखी है एक्ट की। यस सर, सुंदर सा एक पेज हो गया अरे वाह, मेरा तो सिर दुख रहा है आज बहुत यार। चलो एक डेफिनेशन देके रखी है एक्ट की। एक्ट क्या होता है, लिख चुके हैं आप लोग, अंगूठा दे दो, आगे बढ़े, इजी है, हाँ इजी है। अरे है सब कुछ इजी, लेकिन क्या होता है कि अपन लोग बिला वजह डर वरते हैं ना, तो फिर अब भाई अदर अदर लॉस तो लॉटरी है यार, आप ये मान के चलो। यस सर, डन, ओके। देखो एक्ट की डेफिनेशन क्या 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 रखी है, एक्ट यूज्ड विद रेफरेंस टू एन ऑफेंस, सिविल रॉन्ग shall include a series of acts and words which refer to act done, extend also to illegal omissions। बहुत बढ़िया। An act required to be done cannot necessarily mean a positive act only and may also include acts which one is precluded from doing from decree। बहुत अच्छा। This definition ये कह रही है कि सिविल, तेरी ध्यान से सुनो, एक्ट मतलब क्या, एक्ट होता है दो तरह का। एक्ट कितने तरह के होते हैं जी, दो तरह के। ऐसे एक्ट का मतलब क्या, एक्ट का मतलब एक तो होता है कि जैसे बिल पास करते हैं पार्लियामेंट में, तो वो एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये एक्ट, वो एक्ट, वो वाला एक्ट यहां पर डिफाइन नहीं है। चलो मैं लिख देता हूं, बिल पास किया, किसने किया, पार्लियामेंट ने, तो वो जो कंपनीज एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट में इस एक्ट का मतलब वो एक्ट नहीं है, तो कौन सा वाला एक्ट। फिर इन्होंने बोला कि फर्दर दो है, अगला देखो और कौन सा एक्ट है। एक्ट मतलब कोई भी एक्टिविटी,
या कोई टास्क या कोई वर्क आपने किया, अब दो बातें होंगी। वो वर्क आप टास्क आपने किया, क्या वो कानून के लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? या तो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। अनफेवरेबल का मतलब क्या? कोई ओमिशन हो गई या फिर आपने क्या किया, अगेंस्ट द लॉ काम किया, अगेंस्ट द लॉ काम किया। एक्ट दो तरह के होंगे कानून में, या तो आपने कानून का पालन किया, कंप्लायंस, या फिर आपने कानून के अगेंस्ट काम किया। तो इस जनरल क्लॉजेस कह रहा है कि आप कंप्लायंस वाली बात भी नहीं कर रहे, हम ये वाले एक्ट वाली बात भी नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये वाली बात कर रहे कि अगर अगेंस्ट द लॉ बात काम किया है तो उसके उस एक्ट के लिए उसे सजा मिलेगी। एक्ट के लिए मतलब उससे गलत काम किया, यानी कि यहां पर एक्ट का मतलब सिर्फ देखो आपको समझ में आ रही है, यहां पे एक्ट का मतलब एक्ट नहीं है, यहां पे एक्ट का मतलब रॉन्ग एक्ट है। यहां पर एक्ट का मतलब सिर्फ एक्ट नहीं है, यहां पर एक्ट का मतलब रॉन्ग एक्ट है। जहां पर बोलते हैं ना डायरेक्टर्स को इस एक्ट के लिए सजा मिलेगी, एक्ट मतलब रॉन्ग एक्ट, गलत एक्ट के लिए, ठीक है। वहां पे ये तय करने की जरूरत नहीं कि अच्छा एक्ट है कि बुरा एक्ट है। जनरल क्लॉजेस कहता है एक्ट का डेफिनेशन में, भाई जैसे अब इसमें मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो स्टडी मटेरियल को लेते हैं, देखो ये देखो एक्ट की डेफिनेशन पे आते हैं, यहां ये एक्ट की डेफिनेशन है, यहां पर देखो ध्यान से, सेक्शन 36 ऑफ इंडियन पेनल कोड क्या कह रहा है? एक्ट, द एक्ट बाय विच ए कॉजेज जेड डेथ। ए कुछ ऐसा किया ए ने कि जिससे बी मर गया, तो कुछ अच्छा तो किया नहीं होगा। ऐसा थोड़ी कि बी को जाके चुम्मा लिया और वो चुम्मे से इतना खुश हो गया कि उसे हार्ट अटैक आ गया, वाह मुझे ए ने इतना प्यार किया, तो उससे तो मर नहीं गया, उससे कोई तो गलत काम किया होगा, ठीक है। अब वो सीरीज ऑफ एक्ट्स, इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एक्ट्स, नेमली ब्लोज गिवन, बीटन हिम, मतलब उसे गंदे तरीके से पीटा, मार रहा है, और वो जो नीचे गिर के बोल रहा है बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज भगवान के लिए मत मारो, कहीं मैं मर ना जाऊं। तो फिर उसने कहा मैं तुझे मारने के लिए तो मार रहा हूं, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। तो बोल रहा है लेकिन मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है ना, मैं तो मर भी सकता हूँ, मैं तो मर गया। तो उससे पूछा मर गए हो? तो बोला हाँ मर गया हूं, अब तुम जा सकते हो। तो ये चला गया, तो इतना मारा कि वो मर गया, या उसने उसको भूखा रखा, उसकी सास को 15 दिन भूखा रखा, एक रोटी का निवाला नहीं दिया और वो मर गई, यानी कि उसका एक्ट देखो। या फिर इलीगल ओमिशंस, नेमली रॉन्गफुली नेग्लेक्टिंग रिफ्यूजिंग टू सप्लाई हिम फूड एट प्रॉपर टाइम, समय पर उसे खाना नहीं देना, ये एक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? एक्ट की डेफिनेशन प्रताड़ना की, हाँ प्रताड़ना, तो ये एक्ट का मतलब ये वो एक्ट है रॉन्ग, एनी सिविल रॉन्ग, एनी क्रिमिनल, तो इसके अंदर ये पर्टिकुलर एक्ट यूज्ड विद रेफरेंस टू एन ऑफेंस शैल इंक्लूड अ सीरीज ऑफ एक्ट्स, वर्ड्स विच रेफर टू एक्ट्स डन एक्सटेंड ऑल्सो टू इलीगल ओमिशन। बात समझ में आ रही है? एक्ट की डेफिनेशन। एफिडेविट क्या होता है? शपथ पत्र। एफिडेविट आप समझते हैं, बहुत सारी जगह पर एफिडेविट देना पड़ेगा। एफिडेविट, तो एफिडेविट का अर्थ कहां लिखा है? एफिडेविट का अर्थ यहां लिखा है। भाई मैं वो अब कोर्ट में बोलते हैं ना कि भगवान कसम, मां कसम, नहीं मां कसम नहीं, कागज पे लिख के कसम खाओ, क्योंकि अगली बार तुम ये कसम खाओगे कि मां कसम मैंने ये नहीं बोला था, तो तूने क्या बोला क्या नहीं बोला तो एक बार लिख देगा ना, तो तू उससे खुद नहीं बदल सकता, तेरी कसमें तो गई, तेल लेना है। और कसम खाने वाले तो झूठे होते हैं। तो अगर अब से कोर्ट क्या बोलती है? कोर्ट कहती है कसम हम भी मानते हैं लेकिन कागज पर लिखी हुई। तो कागज पे लिखा हुआ कोई भी अफर्मेशन, कोई भी डिक्लेरेशन अगर कोई बंदा दे रहा है तो इसी को इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, ऐसे गला पकड़ के करते ना, मां कसम, बहन कसम, भाई कसम, तो ये नहीं चलेगा। आप क्या करो, इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दो, पहले क्या अफर्मेशन डिक्लेरेशन दे रहे हो, इन केस ऑफ पर्सन अलाउड अफर्मिंग और डिक्लेयरिंग इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, यानी कि कसम खाने की जगह उससे एक डिक्लेरेशन लिखवा कर ले लिया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? एफिडेविट बोलते हैं। दैट्स इट। सेंट्रल एक्ट, सेंट्रल एक्ट दो तरह के, सेंट्रल एक्ट दो तरह के, एक 1950 के पहले वाले,
जो अंग्रेजों ने बनाए, एक 1950 के बाद वाले जो हमने बनाए। 1950 के पहले वाले अगर बात करें 1947 से 1950 तक भी अंग्रेजों का इन्वॉल्वमेंट था, तो चलो हम 1947 ही लिख देते हैं ताकि एम्बिग्युइटी कंफ्यूजन ना आए। 1947 के पहले के एक्ट और 1947 के बाद के एक्ट। 1947 के पहले के एक्ट के केस में डोमिनियन लेजिस्लेचर होती थी, सेंट्रल एक्ट वो बनाती थी, और 1947 के बाद प्रोविजनल असेंबली, और 1950 के बाद पार्लियामेंट। तो ये लोग सेंट्रल एक्ट ये लोग जो एक्ट बनाते हैं उसे सेंट्रल एक्ट कहते हैं, खत्म बात। ये जो एक्ट बनाते हैं उसे सेंट्रल एक्ट कहते हैं। डेफिनेशन इज ओवर। सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन अभी हमने देख ली है। ये देखो सेंट्रल एक्ट की डेफिनेशन चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। ये पार्ट ए स्टेट्स, बी स्टेट्स, ऐसे करके इन्होंने सी स्टेट्स, डी स्टेट्स करके टेरिटरी अंडमान निकोबार वाला दे दिया। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वही इसका सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। कमेंसमेंट, कमेंसमेंट मतलब कोई भी एक्ट इन फोर्स कब आता है, यानी कि लागू होने की तारीख। एक्ट रेगुलेशन शैल बी इन डे कम्स इनटू फोर्स, तो इसे क्या बोलते हैं, कमेंसमेंट। जैसे कंपनीज एक्ट शायद 12 सितंबर को 2013 को लागू हुआ, तो किस तारीख को लागू हुआ ये देखा जाएगा, किस तारीख को लागू हुआ, तो दैट इज कमेंसमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन डॉक्यूमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक पहली डेफिनेशन आपकी थी एक्ट की, अच्छी थी। दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये भी अच्छी थी। तीसरी डेफिनेशन डॉक्यूमेंट की है, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपन सीए लोग है ना, तो अपन को डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ऐसा एक्सपेक्ट करेगा आईसीएआई। तो इस डेफिनेशन को इंस्टीट्यूट ने कुछ 4 टुकड़ों में तोड़ दिया। यार डॉक्यूमेंट क्या होता है, कोई भी मैटर लिखा हुआ है किसी कागज के ऊपर, कोई भी मैटर लिखा हुआ है किसी कागज के ऊपर और उसे सेव किया जा सकता है, उसे एविडेंस की तरह प्रस्तुत किया जा सकता है, वही डॉक्यूमेंट होता है। आम भाषा में हम जो समझते हैं ना, जनरल क्लॉजेस में वही लिखा है। देखो डेफिनेशन, डेफिनेशन देखो आप। डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड, डॉक्यूमेंट में शामिल है क्या, एनी रिटन एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस पर लिखा हुआ हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मोड पर हो, लिखा हुआ होना चाहिए। बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, या इनका कॉम्बिनेशन हो। इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच में बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दैट मैटर, यानी कि आप इसको रिकॉर्ड करने के, रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए आप इस मैटर को यूज कर सकते हो, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आपको रटनी है भाई। डेफिनेशन है तो डेफिनेशन याद करने के अलावा कोई चारा नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है डेफिनेशन इनैक्टमेंट, आप देख लेना। फाइनेंशियल ईयर, इनैक्टमेंट मतलब यार एक्ट जो पारित होते हैं उन्हें इनैक्टमेंट कहते हैं, वही इसके अंदर लिखा हुआ है, आप गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट डेफिनेशन इज, हाँ जैसे फेमा का है। नेक्स्ट डेफिनेशन फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर मतलब जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है उसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, और इसके अलावा जो ईयर होता है उसे ब्रिटिश कैलेंडर ईयर कहते हैं, जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है। फाइनेंशियल ईयर शैल मीन ईयर कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, और बाकी ब्रिटिश कैलेंडर ईयर होता है। ईयर को डिफाइन उसमें किया है। डिफरेंस दोनों में क्या होता है मत बताओ भैया, कितना कठिन डिफरेंस है कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में। बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। अरे गुड्डू तुम आ गए, इतने दिनों से कहां थे वे। गुड फेथ, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको भी आईएमपी मार्क कर लो आप। अरे आईएमपी कहां से लिखते हैं, यहां से। गुड फेथ, गुड फेथ, गुड फेथ, ध्यान से सुनना। गुड फेथ मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई काम ऑनेस्टी से किया है, आपने कोई काम ऑनेस्टी से किया है, गुड फेथ वेयर इट इज द फैक्ट डन ऑनेस्टली, वेदर इट इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट। गुड फेथ भाई, गुड फेथ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि विच इज नॉट मालाफाइड। आपने कोई काम किया
और उसका कुछ मालाफाइड इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन दो तरह की होती है, एक होती है बोनाफाइड इंटेंशन और एक होता है मालाफाइड। बोनाफाइड मतलब क्या होता है, सद्भावना से, और मालाफाइड मतलब क्या होता है, दुर्भावना से। दूर से कोई भावना रखते हैं तो उसे क्या, ऐसी भावना जो बहुत दूर है तो उसे क्या बोलते हैं, दूर भावना। और ऐसी भावना जो पास में है उसे क्या बोलते हैं, पास भावना नहीं, सद्भावना। देखो मालाफाइड इंटेंशन का मतलब क्या हो गया, रुको, मालाफाइड को अपन बोल देते हैं एडल्ट्रेटेड, एडल्ट्रेटेड इंटेंशन नहीं है। एडल्ट्रेटेड मतलब गलत, गलत, यानी कि दुर्भावना। और गुड फेथ क्या होता है, सद्भावना, यानी कि अच्छी भावना। भावना दो तरह की होती है, एक होती है अच्छी भावना, एक होती है बुरी भावना। तो अगर आप अच्छी भावना के साथ, अगर गुड फेथ में अगर आप क्या कर रहे हो, किसी गुड फेथ में, मतलब गुड फेथ का मतलब क्या है, सॉरी गुड फेथ का तो मतलब ही बताना है। तो गुड फेथ का मतलब यह है कि अगर आप कोई भी एक्ट कर रहे हो, आप ड्यू केयर, यानी कि आप प्रॉपर सावधानी बरतते हुए, अटेंशन बरतते हुए कर रहे हो, ऑनेस्टली कर रहे हो, और आपका किसी तरह का मालाफाइड इंटेंशन नहीं है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने काम गुड फेथ में किया है। यहां पर एक केस लॉ है, और केस लॉ का नाम बहुत ही प्यारा है, बहुत हॉट नाम है, वेरी हॉट नाम, मोंग ओंग पू। मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सिमोंग। मोंग ओंग पू, मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सिमोंग। मोंग ओंग पू, मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सिमोंग। ये केस लॉ है, ये केस लॉ बता रहा हूं मैं आपको, केस लॉ है ये केस क्या कह रहा था जी भाई साहब, ये केस कह रहा था कि नथिंग, ये केस क्या कह रहा है, नथिंग, nothing is said to be done in good faith which is done without due care and attention is expected with a ordinary prudence, with a man of ordinary prudence। केस क्या है, मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सिमोंग। मोंग मतलब कितना हॉट नाम है यार, मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सिमोंग। तो ये मोंग ओंग पू क्या कह रहा है, देखो यहां पर ऊपर डेफिनेशन में क्या लिखा, एनीथिंग डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, और नीचे मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सिमोंग। इस केस में क्या हुआ कि इन्होंने विदाउट केयर अगर कुछ किया, चाहे ऑनेस्टली, तो कोई ऑनेस्टली नहीं माना जाएगा, ये मान के चला जाएगा कि सर के बोलने से केस लॉ मजे से, अरे बहुत मजा आ रहा है। ये केस, आपको ये केस लॉ याद रखना है, ये गुड फेथ की डेफिनेशन आने वाली है। ये गुड फेथ की डेफिनेशन में मैंने जो हाईलाइट किया है बस वही वही आप देखें। वैसे मैं आपको नोट्स जो प्रोवाइड करूंगा उसमें मैं सिर्फ हाईलाइटेड चीजें आपको दूंगा ताकि आपके लिए इजी रहेगा, लेकिन ये केस लॉ आपको याद रखना है, केस लॉ मुझे बहुत पसंद है। मोंग ओंग पू मोंग सिमोंग, तो ये हो गया आपका। उसके बाद गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जिसमें कवर होती है वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट इशू करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आप समझते हो वही है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या बोला है कि लैंड हमें पता है, बेनिफिट्स अराइज आउट ऑफ लैंड ये भी हमें पता है, थिंग्स अटैच टू अर्थ, यानी कि अपन ने जब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा होगा तो जब हमने पहली बार ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा होगा तो वहां पर हमने क्या चीज देखा, स्टॉक। स्टॉक में क्या बोला था कि खड़े पेड़ जो हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी है। कहां से आया था, खड़े पेड़।
पेड़ को काट दो तो माल, और जब तक जमीन के साथ जुड़ा है, जमीन के साथ अगर जुड़ा है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये कहां लिखा था? अरे यहां लिखा था, यहां से लेके गए थे लोग, हमें पता भी नहीं चला, आज पता चला राज की बात। वो खड़े पेड़ यहां से आए थे। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, यहां से आए थे वो सब। कहां से आए थे? थिंग्स अटैच्ड देयर टू खड़े पेड़। परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ, मतलब आपने कुछ भी जमीन में गाड़ दिया। जैसे प्लांट एंड मशीनरी को एस्टेब्लिश कर देते हैं अपन जमीन में, प्लांट एंड मशीनरी को जमीन में अपन एस्टेब्लिश कर देते हैं ना, स्क्रू वगैरह कस कस के, नट बोल्ट एक बार। अब वो क्या बोल सकते हैं? ए चलना चलना हिलना। ऐसी ऐसी संपत्ति जो हिल नहीं सकती, जितना मर्जी हिला लो, उसे इमूवेबल। और मूवेबल की डेफिनेशन, जहां मर्जी उसको लेके जा सकते हो, आप मूव करा सकते हो। उसको बोलोगे हिलना, वो बोलेगी चलो ना हिलती हूं, तो वो हिल जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे? मूवेबल प्रॉपर्टी। अभी कुत्ता है, कुत्ता, कुत्ता क्या होता है? मूवेबल। कुत्ते को बोल चल तो चल देगा। कुत्ता है तो यानी कि लाइव स्टॉक, कुत्ता मतलब लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक। कुत्ता क्या होता है? मूवेबल। उसको बोलो चलना तो कुत्ता बोलता हो चलो, मैं भी चलता हूं। और कुत्ता सो रहा है तो उसको जगा के पूछ लो चलोगे, बोलेगा नहीं मेरा मन नहीं है। नहीं, उसका मन नहीं है, उसको लात मार के ले जा सकते हैं, हाँ ले जा सकते हैं, क्योंकि मूवेबल है ना, उसके मन से क्या लेना। अब कुत्ता भी हमें अपना मन बताएगा तो साला हमारी, आप हमारा लेवल देखो कि वो हमें अपना मन बता रहा है और हम कर रहे हैं, ये बड़ी बात हो गई। तो दिस इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे जमीन, जमीन से हम किसी की जमीन को उपयोग कर रहे हैं, उसकी जमीन का मिट्टी ले रहे हैं ताकि हम ईंटें बना पाए, तो वो मिट्टी को जमीन से अलग कर रहे हैं। तो जब तक अलग नहीं होगी तब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। यानी कि हम अपना राइट टू यूज भी अगर दे रहे हैं ना उसको, तो भी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। दिस इज नेक्स्ट इज इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट इज इम्प्रिजनमेंट क्या होता है? इम्प्रिजनमेंट होता है जी, आपको पता है, जेल की सलाह। इम्प्रिजनमेंट दो तरह की होती है, एक होती है सिंपल, एक होते रिगोरस, RIGOROUS। डेढ़ होशियार बनता है। अगर सीधा साधा है और अपराध हो गया तो बोला तेरे को 2 साल की सजा। आपने ऐसा सुना होगा ना कि रे, चलो खैर उसको मत लेते अभी। भाई अगर आप शाणे बन रहे हो, क्या होता है? पुलिस वाले ने आपको पकड़ा और आपका अपराध था तो आप बने शाणे। शाणे क्या बने? आपने क्या किया? न सिर्फ अपराध किया, पुलिस ने पकड़ा तो पुलिस पे भी फायरिंग की। और एक आपने अपराध किया, पुलिस आई तो पुलिस आई बाद में, पहले आप पहुंच गए कि साहब मेरे से अपराध हो गया गलती से, तो आपको साधारण सजा दे दी जाएगी। रिगरस इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या होता है? 4 दीवारी के भीतर आपको बंद करके रखा जाएगा और रोज आपको आके बर्फ की सिल्ली के ऊपर लिटा के आपको मजा दिया जाएगा, मसाज दी जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं? रिगरस। यानी कि आपसे पत्थर तोड़वाए जाते हैं, काम करवाए जाते हैं, या तो आपको ठंडा बैठाए रखेंगे या फिर आपसे मेहनत कराई जाएगी, डंडे शंडे आपको बराबर, बहुत प्यार मिलेगा अंदर, तो रिग्रेस। तो दिस इज इम्प्रिजनमेंट। जो आप जानते हो वही सब लिखा है। इंडियन लॉ बहुत बढ़िया, बताने की जरूरत नहीं है, पढ़ सकते हो। मंथ, महीना क्या होता है? बहुत अच्छा। मंथ शैल बी मीन अ मंथ रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कैलेंडर। आपको पता है मंथ मतलब क्या? ब्रिटिश कैलेंडर ईयर में जो 12 होते हैं उसमें से एक, उसे मंथ कहते हैं। हरामखोर क्या क्या डेफिनेशन दे दी। मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी जो मूव हो सकती है, मूवेबल। ओथ, कसम, ओथ 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 कसम, अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन केस पर्सन बाय लॉ अलाउड अफर्म। चलो ऑफेंस, ऑफेंस क्या होता है? आपको पता है, अपराध, किसी भी तरह का ओमिशन या कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन किया विच इज किसी कानून के अंदर गलत है, तो अपराध हो गया। अच्छा मैं ऐसा मान के चलूं क्या कि ये डेफिनेशंस आप गो थ्रू कर सकते हैं? जो कुछ टेढ़ी मेढ़ी थी वो कर। राइटिंग, लिखित क्या होता है? तो छपा हुआ, लिखा, लिखा हुआ, इन राइटिंग होना चाहिए। अपन बोलते हैं ना नोटिस इन राइटिंग होना चाहिए, तो राइटिंग का मतलब क्या? नोटिस इन राइटिंग। नोटिस ओरल हो सकता है, बोल के कह दिया, लेकिन अगर लॉ ने बोला नोटिस इन राइटिंग होना चाहिए, तो राइटिंग का मतलब क्या? राइटिंग का मतलब लिखा हुआ होना चाहिए, छपा हुआ, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, किसी भी मोड में हो, विजिबल, मतलब हमें समझ में आ जाए किसी सब्सटेंस पे दिखा हुआ, तो छपा हुआ, लिखा हुआ, सब कुछ राइटिंग में कवर होता है। टोटल 28 डेफिनेशंस हैं। अगर मैं आपको एक होमवर्क दूं, ये डेफिनेशंस आपको गो थ्रू करनी है, और कहां से गो थ्रू करनी है? स्टडी मटेरियल से अच्छी कोई जगह नहीं है डेफिनेशंस को देखने की। तो क्या डेफिनेशंस का होमवर्क आप अपने सिर पर ले सकते हैं? डेफिनेशंस का
बर्डन आप अपने सर पर ले सकते हैं क्या? डेफिनेशंस का बर्डन आप अपने सर पर ले सकते हैं क्या? अंगूठा दे दें। सेक्शन सेक्शन नहीं, डेफिनेशन 28 है, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस थी ना वो मैंने करवा दी है। तो ये होमवर्क है, अब मैं पूछ नहीं रहा हूं, अब मैं बता रहा हूं, आपको करना है, ठीक है? एक छोटी सी बात, ये सेक्शन 4 हमने देख लिया था, सेक्शन 5 क्या है? सेक्शन 5 है कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ एनेक्टमेंट, इसका मतलब कमेंसमेंट, कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। अरे भाई कमिंग इनटू ऑपरेशन की बात करें अपन, कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, इसका मतलब क्या हो गया? कमेंसमेंट कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। सेक्शन 5 क्या बताता है? कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। ध्यान से सुनो, कमेंसमेंट ऑफ एक्ट का मतलब क्या? जनरल क्लॉजेस के अंदर, जनरल क्लॉजेस के अंदर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट का मतलब क्या? कब होगा कमेंसमेंट ऑफ एक्ट? समझ ले, एक फोटो बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, मैं ऐसा मान के चलूं कि आप साथ साथ बना रहे हो। कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, कमेंसमेंट कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं आप साथ साथ बना रहे हैं। कमेंसमेंट ऑफ एक्ट डिपेंड करता है, सेंट्रल लॉ है या स्टेट लॉ है या रूल्स है, रूल्स है। भाई कमेंसमेंट ऑफ एक्ट की बात करें तो कोई भी एक्ट कब लागू किया जाता है, इन्फोर्स होता है, कमेंसमेंट कब माना जाता है उसका? तो अब बात करेंगे कि कौन सा वाला एक्ट है साहब, वो सेंट्रल लॉ है। तो दो बातें, क्या डेट ऑफ कमेंसमेंट दे रखी है? इज गिवन, इज गिवन, यह है ए। अगर डेट दे के रखी है तो वही कमेंसमेंट ऑफ एक्ट होगा, अदरवाइज प्रेसिडेंट एक्सेप्ट ऑफ एक्ट date will be the date of commencement। ध्यान से सुनो, अरे ये क्या हुआ? लाइव स्ट्रीम बंद हो गया क्या भाई? नहीं चल रहा है, ध्यान से सुनना। फोटो का सेकंड पार्ट में थोड़ा सा नीचे आके बना देता हूं ऐसे, इसमें भी दो बातें होंगी। दो बातें क्या? डेट ऑफ कमेंसमेंट दे रखा है क्या? ऑफ एक्ट दे रखा है, इज गिवन तो ठीक। अगर नहीं दे रखा तो गवर्नर एक्सेप्टेंस डेट ले लेंगे, गवर्नर ऑफ स्टेट एक्सेप्टेंस डेट ही ले लेंगे, इसको दे देते हैं बी। अगर ये बोल रहा है ए नहीं है तो ये क्या बोल रहा है? बी नहीं है। ध्यान से सुनो भाई, क्या होता है कि कोई भी स्टेट, मान लो यार कहां भाग गया साले, मान लो कोई सेंट्रल, कोई देखो पार्लियामेंट के अंदर कोई कानून बना, पूरे देश के लिए सेंट्रल, पूरे देश के लिए एक कानून बना, सेंट्रल लॉ बना। लॉ बनने के बाद उसके अंदर उसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट दे रखी है कि ये इस तारीख से लागू होगा। अगर डेट ऑफ कमेंसमेंट दे रखी है कि इस तारीख से लागू होगा तो उसी तारीख से लागू होगा। अगर डेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं दे रखी तो जिस दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर सहमति दे देता है, ऐसा होता है ना, पार्लियामेंट में रखे जाते हैं, फिर प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस देता है, तो जिस दिन प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया वही डेट कमेंसमेंट डेट मानी जाएगी सेंट्रल लॉज में।
स्टेट लॉज में क्या होगा, स्टेट लॉज में बोला है कि अगर डेट ऑफ कमेंसमेंट दे रखी है तो वही ले लो, अगर ऐसा कुछ नहीं दे रखा है तो गवर्नर जिस दिन ठप्पा मारेगा, गवर्नर ऑफ स्टेट जिस दिन ठप्पा मारेगा वही कमेंसमेंट डेट मान ली जाएगी। ये भी बड़ी अच्छी बात हो गई। अब बात करते हैं तीसरा रूल्स के बारे में। तो रूल्स में दो बातें होंगी, डेट ऑफ प्रिपरेशन, डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रूल्स, डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रूल्स और नोटिफिकेशन डेट। भाई एक दिन बने और बनने के बाद नोटिफाई हुए ऑफिशियल गैजेट में, नोटिफिकेशन डेट। तो लॉ क्या कह रहा है कि इसको इग्नोर करेंगे, इसी को कमेंसमेंट माना जाएगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट कब माना जाएगा, जिस दिन नोटिफाई किया जाता है। इसके संदर्भ में एक केस लॉ भी है, इसके सपोर्ट में नोटिफिकेशन डेट को कमेंसमेंट ऑफ कमेंसमेंट डेट या लागू होने की तिथि मानी जाए। इसके संबंध में, इसके समर्थन में एक केस लॉ भी है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस महेश नारायणन, महेश नारायणन, नारायणन। क्लियर है? तो डन अंगूठा डालो। सेक्शन 5 इज ओवर, सेक्शन 5 इज ओवर। इज इट क्लियर? आप लोग लिखे हैं, इसको बढ़ा दे दो क्या? इसमें मैं लिखवा दूं आपको, 3 लाइनें लिखवा दूं, 2-3 लाइनें। अगर आप बोलेंगे यस तो लिखवा देंगे, आज का लास्ट है ये। आपको यस बोलना है, अगर आपको लिखना है कमेंसमेंट ऑफ एक्ट को लेकर कुछ, तो आपको क्या लिखना है? यस। कोई भी एक बंदा यस लिखो, मैं लिखवा देता हूं अभी। ओके, लिखें फॉर सेंट्रल लॉज, लिखें फॉर, फर्स्ट पॉइंट लिखें इसी के नीचे, फॉर सेंट्रल लॉज, फॉर सेंट्रल लॉज द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, द डेट for central laws, the date of applicability, the date of applicability will be the date of commencement, the date of commencement and in the absence of date of commencement, in the absence of date of commencement, date of commencement, the date accepted by the president, date accepted by the president will be the date of applicability, will be the date of applicability. Number second, for state law, सेम लिखना है और वहां पे क्या आ जाएगा, प्रेसिडेंट की जगह आप क्या लिख देंगे यहां पर, गवर्नर, बाकी सेम। नंबर 3, इन केस ऑफ रूल्स, in case of rules, the date notified, in case of rule, the date notified in the official gazette
रिगार्डलेस द डेट ऑफ प्रिपरेशन, या छोड़ो, चलो लिख लो, डेट ऑफ प्रिपरेशन will be ignored. Then डेट ऑफ प्रिपरेशन को इग्नोर करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 पॉइंट, सेक्शन नंबर 5 इज ओवर, सेक्शन नंबर 5 आपका खत्म हो गया। आप लिख लेंगे तो अंगूठा दे देना। चलो मैं ऐसा मान के चलूं कि ये आप, मैं ऐसा मान के चलूं क्या, डेफिनेशन पार्ट आप खत्म करके लाएंगे, आज के लिए यहीं पर रोक रहे हैं हम। देखो टोटल ये 30-35 पेज का है, जिसमें से 22 पेजेस हमारे हो गए, एक बीच में हमने एक पोर्शन छोड़ा है, लेंगे। तो डेफिनेशन आप करके आओ, इसके आगे हम कोशिश करेंगे कि कल इस चैप्टर को खत्म कर दें, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे कि इस चैप्टर को खत्म करना ही है। अगर हमें एक दिन और लगता है तो भाई 12 से 15 मार्क्स का चैप्टर है, रिस्क नहीं लेना। किसी एक चैप्टर, फेमा को अपन ने पूरा खत्म किया ना अच्छे से, किसी इन दोनों में से किसी एक चैप्टर को भी पूरा अच्छे से खत्म करेंगे, ताकि थर्ड चैप्टर का रिस्क ही ना रखें हम। दो में से थर्ड को, ऑप्शन को छोड़ सकते हैं अपन, छोड़ेंगे नहीं, अपन करेंगे। लेकिन ऐसा होता है ना, कुछ किस्मत ही ऐसी होती है कि क्वेश्चन ऐसा ही आ गया कि समझ नहीं आया, या क्वेश्चन सही आया, बड़ा आसान आया, लेकिन उस समय दिमाग ही नहीं चल पा रहा कि यार उसको मैं समझ पाऊं। तो कम से कम 2 चैप्टर्स ऐसे हों जो बिल्कुल जबान पर हो। तो कोशिश करेंगे हम दूसरा चैप्टर जनरल क्लॉजेस एक्ट को लेकर चले। जितना डिस्कस किया उतना तो इजी चल रहा है, यस। अब आपसे ये अपेक्षा है कि आप क्या करेंगे कि इसको घर से डेफिनेशन पार्ट को खत्म करेंगे। आप चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन वहां से भी तैयार कर सकते हैं मॉड्यूल से, अगर आपको हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो जो हमने लिखा उसमें भी आपको मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो जनरल क्लॉजेस एक्ट कहां से पढ़ना है आपको? जनरल क्लॉजेस एक्ट आपको मॉड्यूल से ही पढ़ना है, मॉड्यूल में अच्छा दे रखा है, ठीक है, क्लियर है। किसी तरह की एडवांस अकाउंट की क्लास पता है क्या यार, कब हो सकता है किसको? यस बॉस, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखे क्या? अरे लाइक किए नहीं किए हो तुम, ये बताओ पहले मुझे। जो जो लाइक नहीं किया है बाहर जाकर लाइक करो वीडियो को, वीडियो को लाइक करोगे हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमको मजा आता है और बहुत ज्यादा खुशी होती है। नहीं तो फिर मैं आपके ऊपर वाला केस कर दूंगा। कौन सा केस? रुको मैं बताता हूं, अभी अभी बताता हूं। मैं आपके पीछे में किसको छोड़ दूंगा? माऊंगा आऊंगा पू, माऊंगा आऊंगा पू, माऊंगा सी माऊंगा, मैं आपको माऊंगा माऊंगा पू कर दूंगा। अगर आपने लाइक नहीं किया तो आपके साथ क्या होगा? माऊंगा आऊंगा पू, माऊंगा से माऊंगा, आपके साथ ये होगा। आपको लाइक करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो। ये केस लॉ याद रखना है, इस केस लॉ के ऊपर अपन कल बात करेंगे, इतनी बात इसलिए करी है, ठीक है। चलिए, तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया। माऊंगा आऊंगा पो, माऊंगा सी माऊंगा। चल बाय बाय। कल से अपन बाय बाय करेंगे ना, तो बाय बाय के साथ अपन इस केस को याद करेंगे। माऊंगा सी माऊंगा, मैं आपको कहूंगा माऊंगा आऊंगा पू, और आपको बदले में क्या जवाब देना है? माऊंगा सी माऊंगा। तो ऐसा लगना चाहिए कि हम एक दूसरे को विश कर रहे हैं, और विश विश में क्या होगा? अपना केस हो जाएगा याद। माऊंगा आऊंगा पू, तो आपको आंसर क्या करना है? माऊंगा सी माऊंगा। चलिए बाय बाय।